Assalamu alaikum. Welcome to my channel BSN Generic for All. So today now we are going to discuss pharmacodynamics, the basics of pharmacology. So what is pharmacodynamics and how the drug interact and what is the basics of pharmacodynamics. So let's start the video without wasting time. सो व्हाट इज़ फार्माकोडायनामिक। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि फार्माकोडायनामिक क्या होता है। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा कि फार्माकोकाइनेटिक क्या होती है। सो फार्माकोडायनामिक जो है बेसिकली इज द ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी की बेसिक ब्रांच है फार्माकोडायनामिक, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, जिसमें हम पढ़ते हैं कि हाउ द ड्रग्स इंटरेक्ट विद आवर बॉडी, यानी कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है ड्रग्स का। ड्रग्स जो है ये किस तरह एक्ट करते हैं हमारी बॉडी पे, किस मैकेनिज्म के थ्रू ड्रग्स जो है ये एक्ट कर रहे हैं हमारी बॉडी पे। तो जैसे कि फार्माकोकाइनेटिक पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा कि हमारी बॉडी जो है वो ड्रग के साथ क्या करती है, हाउ आवर बॉडी डज टू द ड्रग। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस what the drug does to our body, यानी कि ड्रग हमारी बॉडी के साथ क्या कर रही है, what the drug does to the body, not okay. सो ये जो बेसिक है ना, आपको फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनामिक इन दोनों के दरमियान का जो बेसिक डिफरेंस है आपको पता होना चाहिए। फार्माकोकाइनेटिक हम कहते हैं what the body does to the drug, यानी कि हमारी बॉडी ड्रग के साथ क्या कर रही है। फार्माकोडायनामिक में हम पढ़ेंगे व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, यानी कि ड्रग जो है हमारी बॉडी के साथ क्या कर रही है। सो दिस इज द मेन डेफिनेशन जो आपको याद होनी चाहिए। सो ड्रग जो है अगर जब भी हमारी बॉडी के साथ इंटरेक्ट करती है तो ये हमारे बॉडी के फिजियोलॉजिकल जो सिस्टम्स होते हैं उस पर कोई ना कोई इसका इफेक्ट होता है। और ये इंटरेक्शन जो है ये किस तरह से होती है कि ये हमारी बॉडी के जो फिजियोलॉजिकल सिस्टम है, यानी कि जो हमारे बॉडी का रेट ऑफ फंक्शन है, इसे मॉडिफाई करती है, यानी कि या तो इसे इसके रेट को ज़्यादा कर देगी फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म को, या फिर कम कर देगी। सो ये ड्रग्स जो है जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे हार्ट रेट को या इंक्रीज करेगी ये ड्रग, या हमारे हार्ट रेट को कम करेगी, फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म इसने किया, या हमारी बॉडी में जो सिक्रीशंस हो रही है उसे इंक्रीज करेगी, या फिर हमारे बॉडी की सिक्रीशंस को डिक्रीज करेगी। ओके, सो एक्शन ऑफ ड्रग्स। अब ड्रग का एक्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ड्रग जो है ये किस तरह से एक्ट करेगी हमारी बॉडी में। ओके, सो थस ड्रग जो है ये 6 मैकेनिज्म से एक्ट करते हैं। फर्स्ट है स्टिमुलेशन, फिर डिप्रेशन, इरिटेशन, रिप्लेसमेंट, एंटी इन्फेक्टिव, साइटोटॉक्सिक, मॉडिफिकेशन ऑफ द इम्यून सिस्टम। सो लेट डिस्कस वन बाय वन ऑल ऑफ दैट। एंड फर्स्ट इज स्टिमुलेशन। ओके, सो फर्स्ट इज स्टिमुलेशन। स्टिमुलेशन क्या है? सो स्टिमुलेशन जो है स्टिमुलेट करना, यानी कि जब भी कोई बाहर से कोई स्टिमुलेंट आता है, यानी कि कोई ऐसा मैसेज आता है जो कि हमें स्टिमुलेट करता है, हमारी एक्टिविटी जो है उसे इंक्रीज कर देता है। जैसे ही अचानक से कोई तेज़ आवाज़ आती है हम फौरन अचानक से उठ पड़ते हैं, जो हमें स्टिमुलेट करते हैं, हमारी एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, हम भागने के लिए तैयार होते हैं। सो स्टिमुलेशन जो है वो ड्रग का एक्शन होता है जो कि हमारे स्पेशलाइज्ड है, हमारे बॉडी के किसी फिजियोलॉजिकल से, यानी कि हमारे बॉडी के किसी ऑर्गन के जो सेल्स हैं उनकी एक्टिविटी को इंक्रीज कर दे। जैसा कि यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया गया है कि एड्रेनलिन जो है, फिलहाल आपकी फार्माकोलॉजी का जो फर्स्ट फार्माकोलॉजी पार्ट 1 है इसमें ये ड्रग्स नहीं है, क्योंकि फार्माकोलॉजी पार्ट 2 के ड्रग्स हैं हार्ट कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे जो एक्ट करते हैं। सो इसकी समझ आपको शायद अभी थोड़ी बहुत ना आए, लेकिन मैं क्लियर कर देती हूँ। एड्रेनलिन जो है ये बेसिकली हमारा न्यूरोट्रांसमीटर भी है और ये ड्रग के फॉर्म में भी होता है जो कि स्टिमुलेट करता है हमारे हार्ट रेट को स्टिमुलेट करने में हेल्प करता है। इसके अलावा जो है यानी कि हमारी बॉडी के एक्टिविटी लेवल को इंक्रीज कर देता है। लेकिन कुछ ड्रग्स ऐसी भी होती हैं कि वो अगर
एक्सेसिवली हमारी बॉडी के स्पेशलाइज सेल को स्टिमुलेट करती है तो एक्सेसिव स्टिमुलेशन की वजह से डिसेंसिटाइजेशन हो जाती है, जिसके बाद वो डिप्रेशन में चला जाता है, यानी कि उनकी एक्टिविटी डिप्रेस हो जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल दे दूं कि पिक्रोटॉक्सिन एक ऐसी ड्रग है जो कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करती है, लेकिन अगर वो एक्सेसिवली स्टिमुलेट करे तो वो फिट्स भी कॉज करती है। So this is the additional information, and then we are going to discuss second is depression. So depression क्या है? डिप्रेशन जो है, अब स्टिमुलेशन के उल्टा आप ले लें डिप्रेशन को, कि अब ये हमारे उन स्पेशलाइज सेल जिस पे पहले वो एक्ट कर रहा था, हार्ट के रेट को इंक्रीज कर रहा था, अब उसी हार्ट रेट को कम करेगा, उसकी एक्टिविटी को सप्रेस करेगा। सो क्विनिडीन जो है इज द ड्रग विच सप्रेस द हार्ट एक्टिविटी। क्विनिडीन जो है ये हार्ट रेट को कम कर देती है। इसी तरह बार्बिट्यूरेट्स ड्रग जो है वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस करते हैं। ओके, फिर इसके बाद है इरिटेशन। अब इरिटेशन किसे कहते हैं? इरिटेशन जो है इसमें बेसिकली ये नॉन सेलेक्टिव एंड नॉक्शियस जो इफेक्ट है ये प्रोड्यूस करता है, यानी कि इसका जो एक्शन होता है इन ड्रग्स का, ये नॉन सेलेक्टिवली एक्ट करते हैं, यानी कि सेलेक्टिव इनका रिसेप्टर नहीं होता, किसी भी बॉडी के सेल पे एक्ट कर सकते हैं, यानी कि हमारे बॉडी में जितने भी टाइप ऑफ सेल्स हैं हर एक सेल पे एक्ट कर सकते हैं, नॉन सेलेक्टिवली एक्ट करते हैं। एंड नॉक्शियस इफेक्ट यानी कि इनका थोड़ा हार्मफुल इफेक्ट होता है हमारे बॉडी पे, यानी कि कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जो कि हमारे बॉडी में इन्फ्लामेशन कॉज करते हैं, कोरोजन कॉज करते हैं एंड निक्रोसिस कॉज करते हैं। ओके, सो कुछ ड्रग्स ऐसी भी हैं जैसे कि अगर हम ले लें, स्ट्रॉन्ग इरिटेंट होते हैं, उसकी वजह से इन्फ्लामेशन भी हो जाती है, इवन निक्रोसिस हो जाती है, यानी कि सेल डेथ हो जाती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे फोर्थ वन इज रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट हम किसे कहते हैं? रिप्लेस यानी कि हमारे बॉडी में जब भी कोई डिफिशिएंसी आ जाती है किसी विटामिन की, हार्मोन्स की, मेटाबोलाइट्स की, तो कुछ ड्रग ऐसी होती है जो कि हम उसे हार्मोनल थेरेपी के तौर पे ले सकते हैं, विटामिन थेरेपी के, न्यूट्रिएंट थेरेपी के तौर पे ले सकते हैं। सो ये ड्रग जो है हमारे बॉडी में जब कोई भी डिफिशिएंसी आ जाती है उसे रिप्लेस करने में हेल्प करते हैं। जैसे कि इंसुलिन, डायबिटीज़ में इंसुलिन जो है वो बॉडी में नहीं बनता है तो हम बाहर से लेते हैं। जो जब एनीमिया हो जाता है, ब्लड डिफिशिएंसी हो जाती है, तो उसमें आयरन हम बाहर से लेते हैं, हमारी कमी को पूरा करता है। स्कर्वी में जो है विटामिन सी लेते हैं। स्कर्वी बेसिकली ब्लीडिंग गम्स डिजीज़ है। फिर है एंटी इन्फेक्टिव एंड साइटोटॉक्सिक एक्शन। एंटी इन्फेक्टिव और साइटोटॉक्सिक एक्शन हम किसे कहेंगे? एंटी इन्फेक्टिव जो है ये हम कहते हैं कि इन्फेक्शन के खिलाफ काम करता है, एंड साइटोटॉक्सिक एक्शन होता है। साइटोटॉक्सिक एक्शन यानी कि ये सेलेक्टिवली एक्ट करता है अपने रिसेप्टर पे, और वहाँ के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो फॉरेन इन्फेक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, स्पेसिफिकली उन्हें डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जैसे कि पेंसिलिन जो है ये साइटोटॉक्सिक इफेक्ट होता है इसका कैंसर सेल्स में भी। इसमें कुछ और एग्जांपल्स भी आ सकती हैं। एक पेंसिलिन हो गई है, एक क्लोरोक्वीन भी हो सकती है, मैं इसमें एग्जांपल दे सकती हूँ। ओके, सो पेंसिलिन हो गई। पेंसिलिन जो है ये हम एंटीपायरेटिक के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। एंटीपायरेटिक इसका जो है एक्शन होता है। इसके अलावा जो है क्लोरोक्वीन ड्रग है वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। क्लोरोक्वीन जो है इसका एंटी मलेरियल एक्शन होता है, ये और रिसेप्टर्स पे एक्ट नहीं करता है। जिडुवुडीन जो है ये एंटी एचआईवी ड्रग है जो कि हम ले सकते हैं। इसका दूसरे सेल्स पे एक्शन नहीं होता इतना। और साइक्लोफोस्फेनामाइड जो है ये भी एंटी कैंसरस ड्रग है जो कि हम ले सकते हैं। देन मॉडिफिकेशन ऑफ इम्यून स्टेटस, यानी कि हमारे इम्यून सिस्टम को ये किस तरह से मॉडिफाई करता है। सो अब ये वाला पढ़ेंगे। मॉडिफिकेशन किस तरह करेगा इम्यून सिस्टम की? हम डिफरेंट वैक्सीन्स होती हैं, सेरम्स होते हैं जो कि हमारी इम्यूनिटी को इंक्रीज करते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस करते हैं। बेसिकली वो ड्रग्स जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को या तो गुड वेल कर देते हैं, यानी कि उसकी इम्यूनिटी को इंक्रीज कर देते हैं, या फिर उसे सप्रेस कर देते हैं ज़रूरत पड़ने पे। सो ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स अगर हम देखें, कोर्टिकोस्टेरॉइड, जितनी भी स्टेरॉइड ड्रग्स होती हैं वो हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस करती हैं, जिसकी वजह से इन्फेक्शन का चांस इंक्रीज हो जाता है। और बेसिकली जो है ये ज़्यादातर HIV वगैरह उन पेशेंट्स में भी देते हैं।
ओके। फिर इसके बाद है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग्स, यानी कि ड्रग जो है किस तरह इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है, यानी कि हमारी ड्रग जो है हमारी बॉडी में किस तरह से एक्ट करती है, किस तरह से उसका वो एक्शन परफॉर्म करती है एक सेल पे। सो ड्रग जो है ये इनका एक कम्प्लेक्स भी हो सकता है, सिंपल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी हो सकता है। सबसे जो मेन दिए गए हैं वो है थ्रू रिसेप्टर के थ्रू एक्ट करते हैं, थ्रू इंजाइम्स के एंड पंप्स पे एक्ट करते हैं, यानी कि जो हमारे सेल्स पे रिसेप्टर होते हैं, हमारे सेल्स में से जो एंजाइम रिलीज करते हैं उनको एक्टिवेट या डीएक्टिवेट कर सकते हैं। आयन चैनल्स जो सेल्स में बने होते हैं उन पे एक्ट करते हैं। फिजिकली क्या एक्शन करती है, केमिकली किस तरह हमारे बॉडी की ये केमिकल्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं और हमारे बॉडी के मेटाबॉलिक प्रोसेस को किस तरह अल्टर करते हैं, एंड देन वी विल डिस्कस वन बाय वन ऑल ऑफ देम। सो थ्रू रिसेप्टर के जरिए से अब ये कैसे एक्ट करेगा। सो रिसेप्टर जो है जैसे कि हमारे बॉडी में हर तरह हर जगह पे रिसेप्टर्स होते हैं। सो रिसेप्टर के जरिए स्पेसिफिकली ये एक खास रिसेप्टर पे जाके एक्ट कर लेते हैं। जैसे कि अगर हमने ड्रग ले ली है फॉर हेडेक के लिए, तो वो हमारे हेडेक यानी कि हाइपोथैलेमस जो है पेन रिसेप्टर, हेडेक हो रहा है हमें तो पेन रिसेप्टर्स पे जाके एक्ट करेगा, स्पेसिफिक एक रिसेप्टर पे जाके एक्ट करेगा और उसी को सिर्फ स्टिमुलेट करेगा या डीएक्टिवेट करेगा। फिर है थ्रू इंजाइम एंड पंप्स, थ्रू इंजाइम एंड पंप्स। अब हमारे जो सेल्स होते हैं हमारे बॉडी में जितने एंजाइम रिलीज होते हैं और जो सेल्स में पंप्स बने होते हैं, जैसे कि सोडियम पोटाशियम पंप हो गया, हाइड्रोजन कैल्शियम पंप हो गया, ये सारे जो पंप्स हैं इस पर एक्ट करता है कि तो किस तरह एक्ट करेगा। ड्रग जो है ये इनहिबिट करता है वेरियस एंजाइम्स को और एंजाइम मीडिएटेड रिएक्शंस को अल्टर करता है, इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। सो यहाँ पे जैसे कि दिया गया है कैप्टोप्रिल। कैप्टोप्रिल जो है बेसिकली ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर है, इसी इनहिबिटर ड्रग है जो कि हम हाइपरटेंशन पेशेंट्स में देते हैं ताकि जो है उनका ब्लड प्रेशर जो है वो कंट्रोल हो सके। सो कैप्टोप्रिल जो है ये हमारे बॉडी के जो नेचुरल एंजाइम है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम एसीई जो कि लंग से रिलीज होता है और कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में। सो इसे इनहिबिट कर दिया जाता है। ब्लड हाइपरटेंशन के पेशेंट्स में दी जाती है ये ड्रग। एंड देन थ्रू आयन चैनल्स के जरिए से अब कैसे एक्ट करेगी, यानी कि जो आयन जिससे पास आउट होते हैं, सोडियम आयन, पोटाशियम आयन, कैल्शियम आयन, ये सारे आयन जिस तरह पास होते हैं एक सेल के अंदर या बाहर, तो इसमें किस तरह इंटरफेयर करेगा। तो ये उनको या तो इनहिबिट करेगा या एक्टिवेट करेगा, जैसे कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हो गए जो कि कैल्शियम की एंट्री को ब्लॉक कर देते हैं। ये बेसिकली हम हार्ट फेलियर, एंजाइना वगैरह में यूज़ करते हैं। पोटाशियम चैनल ब्लॉकर्स हो गए, ये भी हम यूज़ करते हैं, डायरेटिक्स के तौर पे भी हो सकते हैं क्योंकि पोटाशियम जो है उसकी एंट्री को इनहिबिट कर देते हैं। फिर है फिजिकल एक्शन। अब फिजिकली ये किस तरह से एक्ट करते हैं। फिजिकल एक्शन क्या होगा, द एक्शन ऑफ ड्रग कुड रिजल्ट फ्रॉम इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज की वजह से भी हो सकता है, जैसे कि एक्टिवेटेड चारकोल जो है इन पॉइजनिंग में हम देते हैं, ये फिजिकली एक्ट करता है। फिर है केमिकल इंटरेक्शन किस तरह होती है, केमिकली किस तरह इंटरेक्ट करेगा। सो केमिकल हमारे बॉडी में डिफरेंट केमिकल रिलीज होते हैं, बाइल होता है, गैस्ट्रिक एसिड होता है, पेप्सिन होता है, डिफरेंट जो है केमिकल्स हैं। तो ये केमिकल रिएक्शन किस तरह, जैसे कि एंटासिड्स हम लेते हैं, ये न्यूट्रलाइज करता है हमारे गैस्ट्रिक एसिड को। एंटासिड जो है बेसिकली HCl को न्यूट्रलाइज कर देता है, उसकी एसिडिटी को कम करता है। ये हम ज़्यादातर जो है अल्सर, पेप्टिक अल्सर में देते हैं। फिर इसके बाद है या फिर GERD में देते हैं। अल्टरिंग मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को ये किस तरह से अल्टर या इंक्रीज या डिक्रीज करता है। तो जैसे कि एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स होती हैं, तो जो हम पेंसिलिन या सेफेलोस्पोरिन वगैरह ड्रग्स लेते हैं, तो ये ड्रग्स जो होते हैं ये बेसिकली जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, जो ऑर्गेनिज्म जिसने डिजीज कॉज की है उसके मेटाबॉलिक पाथवे पे एक्ट करता है और उस मेटाबॉलिक पाथवे पे अंदर यानी कि उसकी मेटाबॉलिज्म को अल्टर करता है। जब वो मेटाबॉलिज्म उसकी नहीं होगी तो वो आगे उसकी जो है रिप्रोडक्शन नहीं होगी और वो डिजीज कॉज नहीं कर सकेगा। सो जैसे कि सल्फोनामाइड ड्रग्स जो है ये इंटरफेयर करती है विद बैक्टीरिया फॉलिक एसिड सिंथेसिस में इंटरफेयर करती है, फॉलिक एसिड बनने नहीं देती और देन फर्दर जो है फिर डिजीज कॉज नहीं होगी। इसमें बेसिकली सेप्ट्रॉन ड्रग आ जाती है। ओके, देन वी आर गोइंग टू डिस्कस रिसेप्टर्स।
सो डिफरेंट बॉडी में डिफरेंट रिसेप्टर, जैसे कि हमने बड़ा फार्माकोडायनामिक ड्रग का वो एक्शन होते हैं जो कि हमारे बॉडी पे ड्रग किस तरह एक्ट कर रही है, तो रिसेप्टर के थ्रू एक्ट करती है अगर, तो रिसेप्टर जो है ये मेन साइट ऑफ एक्शन होता है ज़्यादा ड्रग्स का। इसमें क्या होता है कि हाईलाइट कर देते हैं इसे। इसमें एगोनिस्ट विद विच एन एगोनिस्ट बाइंड टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज, इसमें क्या होता है कि रिसेप्टर वो साइट होती है, ये डेफिनेशन आप लोग ने याद रख लेनी है। रिसेप्टर जो है ये वो साइट होती है जहाँ पे एक एगोनिस्ट यानी कि एक ड्रग जो है जो एक्टिविटी को अगर इंक्रीज कर रहा है तो वो एक्ट करता है और उस एक्टिविटी को यानी कि उसमें कोई चेंज लेके आता है। एगोनिस्ट बाइंड होता है रिसेप्टर के साथ और उस सेल की एक्टिविटी में कोई चेंज लाता है। बेसिकली रिसेप्टर्स आर प्रोटीन्स होते हैं, ये आपने जरूर याद रखना है। दे मे बी प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म और, अब ये रिसेप्टर साइटोप्लाज्म में भी हो सकते हैं और न्यूक्लियस में भी हो सकते हैं। फिर है फंक्शन क्या है रिसेप्टर का, रिसेप्टर किस तरह से काम करता है, उसका क्या फंक्शन है। तो रिसेप्टर जो है ये पहले कंपाउंड को आइडेंटिफाई करता है, क्या वाकई ये कंपाउंड मेरे लिए बना है, मैं इसके साथ बाइंड हो सकता हूँ या नहीं हो सकता, इसके साथ बॉन्ड बना सकता हूँ या नहीं बना सकता, पहले ये रिसेप्टर ये देख लेता है। फिर जब वो देख लेता है कि कंपाउंड इसके साथ बाइंड होने के काबिल है, इसके साथ बाइंड हो सकता है, तो फिर कंपाउंड इसके साथ बाइंड हो जाता है रिसेप्टर के साथ। फिर रिसेप्टर जो है वो इसे पढ़ लेता है, रीड कर लेता है इसके मैसेज को कि ये कंपाउंड आया है तो क्या करने आया है। फिर ये मैसेज कन्वे कर लेता है सेल को और फिर रिस्पॉन्स जो है वो एक्शन परफॉर्म हो जाता है, यानी कि कोई रिस्पॉन्स शो हो जाता है, फंक्शन चेंज हो जाता है। सबसे पहले इसमें अब 3 तरह के रिसेप्टर होते हैं। एक है एगोनिस्ट। एगोनिस्ट जो है ये वो रिसेप्टर होता है, एगोनिस्ट यानी कि वो सब्सटेंस, एगोनिस्ट वो सब्सटेंस होता है जो कि अगर रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाए तो ये रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है, यानी कि जो रिस्पॉन्स जो एक्टिविटी वो कर रहा है उस एक्टिविटी को वो और भी इंक्रीज कर देगा। बेसिकली एगोनिस्ट का मतलब ये होता है कि नॉर्मल अगर हमारा हार्ट रेट चल रहा है तो अगर ये उसके रिसेप्टर के साथ कोई ड्रग जाके बाइंड हो जाती है तो उसकी जो एक्टिविटी होती है उसे इंक्रीज कर देता है। जैसे कि हार्ट रेट अगर नॉर्मल है तो उसको इंक्रीज करेगा, ज्यादा हो जाएगा हार्ट रेट। अगर हार्ट रेट कम हो गया है, ये जाके एगोनिस्ट बाइंड हो गया रिसेप्टर के साथ, तो हार्ट रेट अगर कम है तो उसे ज्यादा कर देगा, यानी कि नॉर्मल पे ले आएगा। फिर है एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट जो है हम कहते हैं, एंटागोनिस्ट वो सब्सटेंस होता है जो कि रिसेप्टर के साथ अगर बाइंड हो जाए तो प्रिवेंट करता है एक्शन ऑफ द एगोनिस्ट, यानी कि एगोनिस्ट जो एक्शन कर रहा था उसकी एक्टिविटी को इंक्रीज कर रहा था सेल्स की, अब ये उस एक्टिविटी को कम कर देगा, इनके प्रिवेंट करेगा, तो ये स्टॉप करता है एक्टिविटी को। जैसे कि हमारा अगर हमने कोई ड्रग ली है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ली है या फिर कोई और ड्रग ले ली है तो हार्ट के लिए, तो हार्ट जो है अगर उसकी एक्टिविटी जो है वो ज़्यादा हो गई है तो हमारा अगर एंटागोनिस्ट हमने ली है तो एंटागोनिस्ट जाके उसको ब्लॉक कर देगी रिसेप्टर को, फर्दर हार्ट की एक्टिविटी इंक्रीज नहीं होगी बल्कि अपने नॉर्मल लेवल पे नीचे आ जाएगी। फिर है पार्शियल एगोनिस्ट। पार्शियल एगोनिस्ट हम कहते हैं कि वो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगी लेकिन पार्शियली, यानी कि कम रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होगा रिसेप्टर बट लो इंट्रिंसिक एक्टिविटी, यानी कि थोड़ा सा रिस्पॉन्स, पार्शियल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है। अब है ड्रग जो है वो किस तरह से एक्ट करती है, कंबाइंड इफेक्ट क्या होता है ड्रग का। तो ड्रग जो है बेसिकली 3 तरह के एक्शन परफॉर्म करता है, या तो ये इंक्रीज करेगा एक्टिविटी को, यानी कि इसका इफेक्ट जो है वो इंक्रीज में आएगा, तो इंक्रीज में इसके इफेक्ट जो होते हैं वो एडिटिव होते हैं, साइनर्जिज्म होती है और सुमेशन होती है। फिर दूसरी तरीके से जो है वो एंटागोनिस्ट करता है, यानी कि डिक्रीज करता है इफेक्ट को, जिसमें एंटागोनिज्म आ जाती है। तो एंटागोनिज्म में फिर हमारे पास फर्दर 3 टाइप्स आती है, केमिकल एंटागोनिज्म, फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म और फार्माकोलॉजिकल एंटागोनिज्म। और एक होता है नो इंटरेक्शन, यानी कि वो कोई भी इंटरेक्ट नहीं करती है हमारी बॉडी के साथ। सो फर्स्ट अगर हम पढ़े जो कि हमारे बॉडी की एक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है, तो उसमें आते हैं एडिटिव इफेक्ट, सबसे पहले आता है। सो एडिटिव इफेक्ट जो है इसका क्या मतलब, यानी कि ऐड कर देना, उसका इफेक्ट जो है एडिटिव यानी कि इंक्रीज हो जाता है। यानी फैक्ट ऑफ 2 और मोर ड्रग्स, ये डेफिनेशंस आप लोग ने बहुत अच्छे से याद रख लेनी है एग्जाम्स के लिए। 2 और मोर ड्रग्स का इफेक्ट, 2 और मोर ड्रग्स जब हम ले लें, यानी कि 2 या 2 से ज्यादा ड्रग्स अगर हमने ले ली है और उसका इफेक्ट जो है वो एड अप हो जाता है
टोटल इफेक्ट इज इक्वल होता है टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल इफेक्ट। यानी कि अगर हमारे पास दो ड्रग्स हैं, ड्रग ए एंड ड्रग बी, ड्रग एक जो है वो भी सेम उस पे ड्रग ए और बी, अगर हमने ड्रग ए और बी दोनों कंबाइंड ले ली है, यानी कि अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहें तो जैसे कि ये हो गया, ये हमारे पास है ड्रग ए एंड ये है ड्रग बी, इफेड्रीन एंड थियोफाइनिन। ये आपके फिलहाल फार्माकोलॉजिकल पार्ट 1 में नहीं है, 2 में आएंगी, क्या पे इन्होंने एग्जाम्पल्स दी गई हैं। तो इफेड्रीन और थियोफाइनिन, इफेड्रीन जो है ये बेसिकली जो है सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग है जो कि अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर्स पे एक्ट करती है, एंड थियोफाइनिन जो है ये ब्रोंकियल एस्थमा में हम देते हैं स्मूथ मसल की डायलेशन को, यानी कि ब्रोंको डायलेशन के लिए देते हैं। सो अब ड्रग ए एंड ड्रग बी है, ये ड्रग ए हो गई हमारी एंड ये जो है हमारी ड्रग बी है, ओके ये ड्रग बी है। सो ड्रग ए एंड ड्रग बी जो है, अगर हम इन दोनों को एक साथ ले लें और इसका इफेक्ट जो है वो कंबाइन हो जाए, यानी कि ऐड हो जाए, तो इसका इफेक्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्वल में हमारे पास ए एंड बी आ जाएगा, यानी कि अब इसका इफेक्ट जो है वो इंक्रीज हो गया है, ओके इसका इफेक्ट इंक्रीज हो गया है। सो इफेड्रीन जो है ये भी हमारे ब्रोंकोडायलेशन में हेल्प करती है, थियोफाइनिन भी ब्रोंकोडायलेशन में हेल्प करती है। जब हम दोनों कंबाइन ले लेते हैं तो ब्रोंकियल एस्थमा यानी कि ब्रोंकोडायलेटर इंक्रीज यानी कि ज़्यादा डायलेशन कर लेता है, जिससे हमें सांस लेने में जो तकलीफ होती है वो सही हो जाता है। सो इसका इफेक्ट इंक्रीज हो जाएगा। फिर इसके बाद जो है साइनर्जिज्म है, अब आ गए हैं साइनर्जिज्म। साइनर्जिज्म किसे कहते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। When action of one drug is enhanced or facilitated by another drug, the combination is synergistic। यानी कि जब हम एक ड्रग ले रहे हैं और दो ड्रग्स एक साथ लेने हैं तो एक ड्रग जो है वो दूसरी ड्रग की एक्टिविटी को इन्हांस कर लेगा, यानी कि उसके एक्शन को इन्हांस कर लेगा। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे समझें तो यहाँ पे हमारे पास है ड्रग ए एसिटाइकोलिन एंड दूसरी ड्रग है फाइसोस्टिग्मीन। एसिटाइलकोलिन एंड फाइसोस्टिग्मीन जो है, अब फाइसोस्टिग्मीन एंटीकोलिन एस्टरेज इनहिबिटर है एंड एसिटाइलकोलिन को स्टिमुलेट करता है। सो जब एंटीकोलिन एस्टरेज इनहिबिट कर लेगा ये, तो एसिटाइलकोलिन ऑलरेडी इंक्रीज होगा, यानी कि ये फाइसोस्टिग्मीन जो है ये इसकी एक्टिविटी को इंक्रीज कर रहा है, इन्हांस कर रहा है। किस तरह से, एसिटाइलकोलिन जो है ये इंक्रीज कर रहा है एसिटाइलकोलिन को, यानी कि उसे स्टिमुलेट कर रहा है। अब ये जो है ये एंटीकोलिन एस्टरेज जो है, एंटीकोलिन एस्टरेज एंटीकोलिन एस्टरेज जो है उसे इनहिबिट कर रहा है। तो जब ये इनहिबिट हो जाएगा तो ऑलरेडी इसकी एक्टिविटी और भी इंक्रीज हो जाएगी। सो अब ये जितने टाइम में एक्शन कर रहा था उसका टाइम इसका और भी ज़्यादा हो गया, अब ये और भी ज़्यादा अच्छे से एक्शन परफॉर्म कर सकता है क्योंकि इसने इसकी मदद कर दी, इसके लिए इसने एंटीकोलिन एस्टरेज एंजाइम को इनहिबिट कर दिया। सो इस तरह से ये इसका जो इफेक्ट होगा अब वो ए एंड बी इफेक्ट नहीं होगा, अब वो 2AB इफेक्ट होगा, यानी कि इसकी एक्टिविटी और भी इंक्रीज हो गई है, ओके और भी ज्यादा हो गई है, डबल एक्टिविटी हो जाती है। इसको हम इसीलिए पोटेंशिएशन भी कहते हैं और सुप्रा एडिटिव इफेक्ट भी कहते हैं, यानी कि जो ऐड हुआ था उससे डबल हो जाएगा, अब 2AB हो जाएगा। सो एडिटिव एंड साइनर्जिज्म में ये डिफरेंस है। इसके अलावा अगर एडिटिव की हम फार्माकोलॉजिकल पार्ट 1 से कोई एग्जांपल लें, क्योंकि ये एग्जांपल आपको इतनी अच्छे से समझ नहीं आने वाली, तो जैसे कि हम देखते हैं कि अगर हम ड्रग ले रहे हैं एक हमने पैरासिटामोल ली एंड आइब्रोफिन ली, दोनों का सेम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, दोनों प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस को इनहिबिट करती हैं और दोनों जो है वो एनाल्जेसिक्स हैं। सो दोनों जो है दोनों जो है इनका इफेक्ट जो है वो एनर्जेसिक होता है और भी इंक्रीज हो जाता है, ये एडिटिव इफेक्ट हो गया। साइनर्जिज्म में अगर हम एग्जांपल लें तो एंटीबायोटिक के चैप्टर से, तो सल्फामेथोक्सोल जो है वो इनहिबिट करती है फोलेट सिंथेसिस को और ट्राइमेथोप्रिन जो है वो इनहिबिट करती है डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को। दोनों जो है ये फोलिक एसिड के पाथवे पे एक्ट कर रहे हैं। अब दोनों, अब अगर ये हम सेपरेटली देंगे तो ये एंटीबैक्टीरियल, यानी कि ये सिर्फ बैक्टीरियो जो है स्टेटिक एक्शन करेगा,
लेकिन जब हमने कंबाइंड दे दी तो अब ये बैक्टीरियोसीडल हो गया, यानी कि बैक्टीरिया को बिल्कुल खत्म कर देगा। तो कंबाइंड इफेक्ट से इसका जो एक्शन है वो और भी इंक्रीज एनहांस्ड हो गया। पहले बैक्टीरियोस्टेटिक था, अगर हम अलग अलग दे रहे थे, हमने ट्राइमिथोप्रिन और सल्फामिथोक्सोल दोनों साथ में दे दी, तो अब ये बैक्टीरियोसीडल हो गया। होप सो आप लोग को समझ आ रही होगी। अगर आप लोग को इस चैप्टर में कोई भी मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। Then we are going to discuss antagonism. So what is antagonism? एंटागोनिज्म जैसे कि हमने कहा प्रिवेंट करता है एक्टिविटी को, ओपोज करता है, इनहिबिट करता है एक्शन को, यानी कि दूसरे ड्रग के एक्शन को आप इनहिबिट करेंगे। किस तरह से? 3 तरह के मैकेनिज्म हो सकते हैं, केमिकल एंटागोनिज्म, फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म एंड एंटागोनिज्म एट रिसेप्टर लेवल। फिर इसमें 2 फर्दर टाइप है, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। अब हम 1 बाय 1 इसे डिस्कस करेंगे। सो केमिकल एंटागोनिज्म क्या होती है? केमिकली यानी कि 2 सब्सटेंस केमिकली इंटरेक्ट करेंगे आपस में। केमिकल एंटागोनिज्म 2 सब्सटेंस इंटरेक्ट करते हैं जिसकी वजह से इनएक्टिवेशन हो जाती है इफेक्ट की। जैसे कि एंटासिड है, लाइक एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये न्यूट्रलाइज करता है गैस्ट्रिक एसिड को। न्यूट्रलाइजेशन का बेसिकली क्या मतलब है केमिकल उसका एंटागोनिज्म का? केमिकल एंटागोनिज्म जो है बेसिकली एंटीडोट के तौर पे होती है, सिर्फ न्यूट्रलाइज करती है, यानी कि एक फॉर्म से इसने दूसरे फॉर्म में चेंज कर दिया। जैसे गैस्ट्रिक एसिड को इसने, गैस्ट्रिक एसिड एसिडिक था, इसने अब इसे न्यूट्रलाइज यानी कि बेसिक कर दिया। फिर है फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म। फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म हम किसे कहते हैं, यानी कि फिजियोलॉजी में कोई चेंज आएगा तो फिजियोलॉजी पे ये एक्ट करेगा। केमिकल वाला सिर्फ केमिकल्स पे एक्ट कर रहा था, फिजियोलॉजी वाला फिजियोलॉजी पे एक्ट करेगा, यानी कि 2 ड्रग्स जो है उनका साइट ऑफ एक्शन भी डिफरेंट है और ये दोनों ओपोजिंग इफेक्ट, एक दूसरे के उल्टा इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे। अगर एक ड्रग जो है जैसे कि अगर हम ले रहे हैं एग्जांपल, हिस्टामीन है और एड्रेनलिन है। हिस्टामीन जो है हिस्टामानिक रिसेप्टर पे एक्ट करेगा, एड्रेनलिन जो है वो एड्रेनर्जिक रिसेप्टर पे एक्ट करेगा। हिस्टामीन ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन करता है, जबकि एड्रेनर्जिक जो रिसेप्टर पे जाके एड्रेनलिन जो है ब्रोंकोडाइलेशन करता है। एक दूसरे के ऑपोजिट इफेक्ट शो करेंगे 2 ड्रग्स। जैसे कि इंसुलिन जो है, इंसुलिन ये जो है कन्वर्ट करता है शुगर को इनटू ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, यानी कि शुगर को कम करता है, ब्लड शुगर को लेवल को। जबकि ग्लूकागॉन जो है ये ग्लूकागॉन जो है ये ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज करता है, ग्लाइकोजन को वापस से कन्वर्ट करता है ग्लूकागॉन में। तो इंसुलिन जो है ये एक्ट करता है बेसिकली ऑन द ब्लड में आ जाता है और ब्लड में जो शुगर होता है उसे कन्वर्ट कर लेते हैं। जबकि ग्लूकागॉन जो है ये हमारे लिवर पे जाके जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन होता है उसके रिसेप्टर पे एक्ट करके उसे कन्वर्ट करता है वापस से शुगर में। तो दोनों का ऑपोजिट इफेक्ट हो गया। देन इसके बाद है एंटागोनिज्म एट रिसेप्टर लेवल। रिसेप्टर लेवल पे अब इसकी फर्दर जो है 3 टाइप्स है। तो ये रिसेप्टर लेवल पे जाके बाइंड होगा, इनहिबिट करेगा एगोनिस्ट को, कि एगोनिस्ट जो है ये बाइंड ना हो जाए रिसेप्टर, यानी कि जो एक्टिविटी एगोनिस्ट परफॉर्म करा, इनहांस करा एक्टिविटी को, अभी उसे इनहिबिट कर लेगा। तो इससे पहले जाके इसने रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाना है। तो ये एंटागोनिज्म रिवर्सिबल भी हो सकती है और इरिवर्सिबल भी हो सकती है। रिवर्सिबल जो एंटागोनिज्म होती है ये बेसिकली कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म होती है। रिवर्सिबल यानी कि उसकी जो एक्शन है उसे हम रिवर्स कर सकते हैं, इस एंटागोनिज्म को हम वापस से सही कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। इसके लिए इसे कंपीट करना होता है, यानी कि एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट जो है वो सेम रिसेप्टर के लिए कंपीट करते हैं। एक कहता है मैंने बाइंड होना है, दूसरा कहता है मुझे बाइंड होना है। सो अगर एंटागोनिस्ट बाइंड हो जाता है तो वो तो प्रिवेंट कर लेगा एक्टिविटी को, लेकिन अगर ये हम किस तरह से रिवर्स कर सकते हैं, अगर हम इंक्रीज कर देंगे कंसंट्रेशन ऑफ द एगोनिस्ट, एगोनिस्ट की जो कंसंट्रेशन हमने ड्रग की ली है, अगर हमने 1 टैबलेट दी है हमने 2 दे दी, ड्रग कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई। सो एंटागोनिज्म को हम ओवरकम कर सकते हैं। अब एंटागोनिज्म उसके सामने हल्का पड़ जाएगा, इसलिए इसे हम कहते हैं रिवर्सिबल एंटागोनिज्म। कि अगर ड्रग जो है उसकी डोज हम इंक्रीज करते हैं एगोनिस्ट की तो इंक्रीज हो सकता है, वापस से फिजियोलॉजी नॉर्मल हो सकती है। सो एसिटाइलकोलिन एंड एट्रोपिन जो है ये दोनों, एसिटाइलकोलिन जो है वो एसिटाइलकोलिन स्टिमुलेटर है, जबकि एट्रोपिन जो है ये एंटी एसिटाइलकोलिन है, एसिटाइलकोलिन को इनहिबिट करता है। ये दोनों मस्करेनिक रिसेप्टर पे एक्ट करते हैं, उस पर कंपीट करते हैं। सो एंटागोनिज्म जो है ओवरकम हो सकती है अगर हम एसिटाइलकोलिन की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दें, तो फिर एट्रोपिन उसके सामने फीका पड़ जाएगा।
फिर है इरिवर्सिबल एंटागोनिज्म, जो कि हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं। सो एंटागोनिस्ट अगर बहुत ज़्यादा कोवलेंट यानी कि कोवलेंट बॉन्ड बना ले रिसेप्टर के साथ, कोवलेंट बॉन्ड जो है वो डिसोसिएट नहीं हो सकता आसानी से। सो ये ब्लॉक कर देगा एगोनिस्ट को, एंड ये ब्लॉकेट जो है कभी भी फिर हम रिवर्स नहीं कर सकती हैं। इसे इरिवर्सिबल एंटागोनिज्म कहते हैं। जैसे कि एड्रेनलिन और फिनॉक्सीबेंजामीन अगर एक दफ़ा अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर पे बाइंड हो जाते हैं तो इसके कोई एंटीडोट मौजूद नहीं है जो कि इसे रिवर्स कर सके। ड्रग इफेक्टिवनेस, व्हाट इज ड्रग इफेक्टिवनेस, यानी कि एक ड्रग जो है वो कितनी इफेक्टिव है, कि वो कितना रिस्पॉन्स, किस तरह का रिस्पॉन्स जो है कितने डोज पे प्रोड्यूस कर सकती है। सो डोज रिस्पॉन्स कर्व जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें देते हैं कि हम कितना डोज दे रहे हैं, लो टू हाई जा रहा है, एंड इफेक्ट क्या है इस ड्रग का, लो टू हाई। सो हमने जैसे जैसे डोज इंक्रीज कर रहे हैं उसका इफेक्ट ज़्यादा होता जा रहा है, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आ जाता है कि वहाँ पे अगर फर्दर डोज इंक्रीज करने से भी इफेक्ट जो है वो इंक्रीज नहीं होता है। ये रिलेशन शो करता है ड्रग डोज एंड ड्रग इफेक्टिवनेस के दरमियान। ड्रग जो है इसके मोर देन वन, एक से ज़्यादा इफेक्ट भी हो सकता है। ड्रग जो है इसकी इफेक्टिवनेस डिफरेंट वेरी करती है, इसके साइट ऑफ एक्शन पे डिपेंड करती है कि किस साइट ऑफ एक्शन पे डिपेंड कर रहे हैं, तो वहाँ पे इसकी इफेक्टिवनेस क्या होगी, एक साइड पे एक तरह से होगी, दूसरी साइड पे दूसरी तरह से होगी। इसकी एफिनिटी क्या होती है, रिसेप्टर पे डिफरेंट एफिनिटीज़ होती हैं, यानी कि एक ड्रग जो है वो डिफरेंट रिसेप्टर पे करता है तो उसका वहाँ पे उसकी इफेक्टिवनेस भी डिफरेंट होती है। सो इफेक्टिवनेस ऑफ ड्रग जो है इसमें फिर हम देखते हैं थेराप्यूटिक इंडेक्स, यानी कि ड्रग की डोज को इंक्रीज तो कर रहे हैं, उसकी इफेक्टिवनेस भी इंक्रीज हो रही है, लेकिन थेराप्यूटिक इंडेक्स जो है वो इंडेक्स होता है जिसमें हम देखते हैं कि एक ड्रग को हमने कितने डोज में देना है कि वो सेफली वो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर सके, थेराप्यूटिकली वो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर सके। कि अगर हमने ज़्यादा डोज तो दे रहे हैं, इफेक्टिवनेस ज़्यादा, लेकिन कहीं वो उसके लिए हार्मफुल या डेंजर तो नहीं है। सो थेराप्यूटिक इंडेक्स में बेसिकली हम ये देखते हैं। थेराप्यूटिक इंडेक्स यहाँ पे आ गया है। थेराप्यूटिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको ड्रग के बारे में पता होना चाहिए कि इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इफेक्टिव डोज, इफेक्टिव डोज क्या होती है, वो डोज जिस पे 50% पॉपुलेशन जो है वो थेराप्यूटिकली गुड रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है, यानी कि उनको वो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है जो हम चाहते हैं। लीथल डोज हम कहते हैं उस डोज को जिस पे 50% पॉपुलेशन जो है वो डाई हो सकती है, यानी कि उसके हार्मफुल इफेक्ट की वजह से मर सकती है। तो थेराप्यूटिक इंडेक्स जो है ये लीथल डोज डिवाइडेड बाय इफेक्टिव डोज इसका फॉर्मूला है। ये इंडिकेशन ऑफ सेफ्टी देता है ड्रग का। जितना ज़्यादा हायर होगा थेराप्यूटिक इंडेक्स उतना ही ज़्यादा जो है मतलब कि एक ड्रग जो है वो इफेक्टिव है, यानी कि अच्छे से काम कर रही है। बेसिकली ये जो है डिफरेंस हम देखते हैं थेराप्यूटिक इंडेक्स में इफेक्टिव और टॉक्सिक कंसंट्रेशन के दरमियान। लीथल डोज को हम टॉक्सिक कंसंट्रेशन भी कहते हैं। इफेक्टिव और टॉक्सिक कंसंट्रेशन जो है इसे हम टॉक्सिक कंसंट्रेशन भी कहते हैं लीथल डोज को। इन दोनों के दरमियान का हम रेशो देखते हैं, इन दोनों के दरमियान का हमने रेशो देखना होता है। ओके, रेशो देखना है दोनों के दरमियान का। तो इसमें हम कंपेयर करते हैं कि ब्लड कंसंट्रेशन एट विच अ ड्रग, गौर से डेफिनेशन सुनिएगा, द रेशो दैट कंपेयर द ब्लड कंसंट्रेशन एट विच अ ड्रग बिकम्स टॉक्सिक एंड द कंसंट्रेशन एट विच ड्रग इज इफेक्टिव, यानी कि हमारे ब्लड में मौजूद वो ड्रग की कंसंट्रेशन जो कि इफेक्टिव होती है और वो ड्रग की कंसंट्रेशन जो कि टॉक्सिक बन जाती है। सो जितना ज़्यादा थेराप्यूटिक इंडेक्स लार्ज होगा उतनी ही वो ड्रग सेफ होगी। लो थेराप्यूटिक इंडेक्स का मतलब है कि अगर उसके डोज में हमने थोड़ा भी ऊपर नीचे किया तो वो हार्मफुल हो सकती है। लार्ज थेराप्यूटिक इफेक्ट का मतलब है अगर हमने डोज इधर उधर कर भी दिया तो वह हार्मफुल इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करेगी। जैसे कि इस मार्जिन में देख सकते हैं हम, इफेक्टिव डोज ये है एंड लीथल डोज ये है। इन दोनों के दरमियान की मार्जिन सेफ्टी हमने देखनी है। देन इफेक्टिव डोज जो है 50% पॉपुलेशन में, ये इन्होंने कर्व के जरिए, डायग्राम के जरिए बताया है, इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ये। एंड देन पोटेंसी, पोटेंसी हमें इंपॉर्टेंट है। पोटेंसी हम किसे कहते हैं, पोटेंसी के पोटेंट
जिसे हम कहते हैं कि इसमें कितनी पोटेंसी है, इस ड्रग की कितनी पोटेंसी है, कितनी स्ट्रेंथ है कि वो कितनी पावरफुली, कितना वो किसी एक्शन, किसी रिस्पॉन्स को स्टिमुलेट कर सकता है। रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ रिस्पॉन्स फॉर गिवन डोज, यानी कि जो डोज हमने दी है उस पर वो कितनी इफेक्टिवली वो रिस्पॉन्स शो कर सकता है थेरेप्यूटिकली। सो इफेक्टिव कंसंट्रेशन जो है ये वो कंसंट्रेशन होती है जो कि एक एगोनिस्ट को चाहिए होती है, ये वो कंसंट्रेशन होती है एगोनिस्ट की जो कि हमें चाहिए होती है बायोलॉजिकल रिस्पांस प्रोड्यूस करने के लिए, मैक्सिमम बायोलॉजिकल रिस्पांस प्रोड्यूस करने के लिए। पोटेंसी जो है एक एगोनिस्ट की वो इन्वर्सली रिलेटेड होती है टू इफेक्टिव डोज की, इफेक्टिव कंसंट्रेशन के। इफेक्टिव कंसंट्रेशन वो कंसंट्रेशन होती है जिसपे वो मैक्सिमम इफेक्ट शो कर सकता है। पोटेंसी जो है इसके इन्वर्सली रिलेटेड किस तरह हो गई कि एक इफेक्टिव कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी उसकी पोटेंसी उतनी ही कम होगी, यानी कि वो ज़्यादा कंसंट्रेशन में रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर रहा है। कम अगर हम डोज में कम दें, यानी कि जैसे कि अगर हम फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल के जरिए समझाती हूँ। फॉर इंस्टेंस किसी को हेडेक है, हमने उसे पैरासीटामोल दे दी 250 मिलीग्राम, तो ये उसका इफेक्टिव कंसंट्रेशन हो गया, उसका हेडेक ठीक हो गया, हम कहेंगे इफेक्टिव कंसंट्रेशन इसकी पोटेंसी हाई है। दूसरे पेशेंट को अगर हेडेक है, ए पेशेंट ए हो गया, पेशेंट बी की बात करें, उसे हेडेक है, उसे 250 कंसंट्रेशन हमने दी लेकिन उससे उसका हेडेक ठीक नहीं हुआ, 250 हमने और दी, हो गया 500 मिलीग्राम, हमने पैरासीटामोल दी और उसका तब जाके हेडेक ठीक हो गया। तो हमने कहा कि इसमें इसकी पोटेंसी पेशेंट ए में इसकी पोटेंसी ज्यादा थी एज कंपेयर टू पेशेंट बी के। सो किस कंसंट्रेशन में वो कितना पावरफुली एक्ट करे, पोटेंसी तब ज्यादा होगी जब कंसंट्रेशन भी कम होगी और रिस्पॉन्स ज्यादा होगा। पोटेंसी तब कम होगी जब कंसंट्रेशन ज्यादा है और रिस्पॉन्स उसकी ज्यादा हो रहा है। होप सो आप लोग को ये समझ आ रही होगी। जैसे कि यहाँ पे फिलॉक्सिटीन एंड एम्फीटाइपिटालाइन की एग्जांपल दी गई है जो कि डिप्रेशन के लिए दी जाती हैं। फिर है इफिकेसी। इफिकेसी हम किसे कहते हैं? इफिकेसी का मतलब होता है कि एक ड्रग जो है वो रिगार्डलेस ऑफ द डोज, यानी कि डोज को हटा के एक ड्रग कितना पॉसिबल इफेक्ट शो कर सकता है दूसरे ड्रग के मुकाबले में। जैसे कि मॉर्फिन हमने दी, नाइब्रोफिन, एस्पिरिन वगैरह है। सो अगर ब्रोफिन हमने दी वो उस पर कितना इफेक्ट, उसकी क्या इफिकेसी है, वो कितना पॉसिबल इफेक्ट शो कर रहा है इन मॉर्फिन। सो मॉर्फिन जैसे कि हमें पता है कि ये जो है ओपियोइड है, जबकि आइब्रोफिन जो है ये एनसेड है। सो ओपियोइड का इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है, हाई इफिकेसी होती है उसकी एज कम्पेयर टू आइब्रोफिन के। दोनों हमने सेम अगर डोज में दिए हों तो रिगार्डलेस ऑफ द डोज इसका मतलब है, यानी कि ये आपने डेफिनेशन अच्छे से याद रख लेनी है। ओके फिर इसमें जो डोज रिस्पॉन्स कर्व में ये बताया गया है पेन रिलीवर्स है। फुल एगोनिस्ट जो है इसकी 100% एफिकेसी होती है, पार्शियल एगोनिस्ट की 50% होती है एंड एंटागोनिस्ट की 0% एफिकेसी होती है। ये हमने याद रखने हैं एग्जाम्स के लिए। फिर है टॉलरेंस क्या होती है? टॉलरेंस बेसिकली यहाँ पे भी बर्दाश्त कर कहते हैं। टॉलरेंस का यहाँ पे मतलब है डिसेंसिटाइजेशन। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बात की कि एक ड्रग जब स्टिमुलेशन कर रही है और हमने बहुत ज़्यादा डोज में दे दिया है, फर्दर स्टिमुलेशन की वजह से वो डिसेंसिटाइज हो जाता है वो रिसेप्टर, यानी कि अब वो उस तरह सेंसिटाइज नहीं हो रहा, अब वो रिस्पॉन्स शो नहीं करेगा। डिक्रीज रिस्पॉन्स टू सेम डोज विद रिपीटेड कॉन्स्टेंट एक्सपोजर, यानी कि कॉन्स्टेंटली अगर हम एक्सपोज कर रहे हैं किसी ड्रग को, सो उसका जो वो रिस्पॉन्स होगा अब वो डिक्रीज होगा फर्दर एक्सपोजर की वजह से। जैसे कि एंटीबायोटिक्स आजकल बहुत ज़्यादा इसमें बताया जा रहा है कि एंटीबायोटिक टॉलरेंस डिसेंसिटाइजेशन प्रोड्यूस हो रही है। लोग बहुत ज़्यादा अहम एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए जो है रेजिस्टेंट पैदा हो जाती है, यानी कि वो रेजिस्ट कर जाते हैं और वो इफेक्टिव डोज थेरेपेटिक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस नहीं कर सकती। सो मोर ड्रग नीडेड टू अचीव सेम इफेक्ट। अब हमें और भी एक सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करने जो है एक ड्रग जो है हमने दे दी, उससे इफेक्ट नहीं प्रोड्यूस हो रहा, यानी कि रिस्पॉन्स नहीं कर रही, हमने उसका फर्दर डोज बढ़ा दिया, फर्दर डोज बढ़ा दिया, डोज बढ़ाते गए इफेक्ट तो प्रोड्यूस हो रहा है लेकिन आखिरकार एक ऐसा स्टेज आ जाएगा जिसपे वो डिसेंसिटाइज हो जाएगा, फर्दर रिस्पॉन्स वो इंक्रीज नहीं कर पाएगा। जैसे कि हमने यहाँ पे डोज दिया, डोज निकोटीन का हमने इंक्रीज किया, क्रोनिक एक्सपोजर में फिर ये रिस्पॉन्स नहीं करेगा, ड्रग टॉलरेंस हो जाएगी।
फिर है टेकीफिलेक्सिस। टेकीफिलेक्सिस हम किसे कहते हैं, ये सारी डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। टेकीफिलेक्सिस किसे कहते हैं? टेकीफिलेक्सिस जो है इज द रैपिड डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस, यानी कि एक टॉलरेंस जो है वो कितनी जल्दी डेवलप हो जाती है। When some drug are administered repeatedly at short interval, जब हम शॉर्ट इंटरवल पे बार बार ड्रग जो है रिपीटेडली दे रहे हैं, टॉलरेंस बहुत जल्दी डेवलप हो जाती है। कितनी जल्दी डेवलप हो गई, अब इसमें कह रहे हैं कि वो जो टाइम ड्यूरेशन है कितनी जल्दी टॉलरेंस डेवलप हो गई है, इसे हम कहते हैं टेकीफिलेक्सिस और एक्यूट टॉलरेंस। मैकेनिज्म ऑफ टॉलरेंस क्या है, यानी कि ये टेकीफिलेक्सिस, ये टॉलरेंस किस वजह से प्रोड्यूस हो जाती है? इसके कुछ रीजंस हैं। चेंज इन ड्रग अवेलेबिलिटी एट साइट ऑफ एक्शन। अगर हमने एक जो है पेशेंट है, उसे जो भी बीमारी है उसके लिए हमने कोई ड्रग दे दी गई है और वो ड्रग जो है उसकी अवेलेबिलिटी साइट ऑफ एक्शन पे इतनी नहीं है, यानी कि हमने डोज सही नहीं दिया है, और डोज सही ना देने की वजह से उसकी बायोलिबिलिटी यानी कि ब्लड कंसंट्रेशन जितनी चाहिए होती है साइट ऑफ एक्शन पे, तो वो अगर कम है, यानी कि जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है, तो वो उतना उस तरह रिस्पॉन्स प्रोड्यूस नहीं कर सकता, वो ड्रग ज़ाया हो गई है, वो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल नहीं कर सकती, तो इस वजह से भी ड्रग टॉलरेंस प्रोड्यूस हो जाती है। फिर है डिक्रीज एब्जॉर्प्शन। अगर हमारे स्टमक इंटेस्टाइन से उसकी एब्जॉर्प्शन सही नहीं हो रही है, डोज हमने सही दिया है, कोई स्टमक एक क्लोरेडिया की वजह से, जैसे कि हमने फार्माकोकाइनेटिक में पढ़ा था, एक क्लोरेडिया की वजह से उसकी वजह से एब्जॉर्प्शन सही नहीं हो रही या प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंडिंग ज़्यादा हो गई है, तब भी ऐसा हो सकता है। अगर डिपोर्ट साइड, यानी कि कुछ ऐसे साइड्स होते हैं जहाँ पे इसे जाना नहीं चाहिए लेकिन वहाँ पे इनकी जो है बाइंडिंग हो गई है किसी और रिसेप्टर्स के साथ, उसकी वजह से भी हो सकता है। ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन अगर चेंज हो गई है तो उसकी वजह से भी हो सकता है। अगर रिसेप्टर्स डाउन रेगुलेशन में चले गए हैं, यानी कि वो जो रेगुलेशन करनी चाहिए वो नहीं कर रहे प्रॉपरली, सो उसकी वजह से भी हो सकता है। फिर है ड्रग ड्रग इंटरेक्शन क्या होती है, यानी कि एक ड्रग दूसरी ड्रग के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करती है। फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनामिक में अगर हम देखें तो फार्माकोकाइनेटिक में जो ड्रग इंटरेक्शन थी उसमें एक ड्रग का इफेक्ट बता रहे थे कि अब्जॉर्प्शन होती है, डिस्ट्रीब्यूशन होती है, मेटाबॉलिज्म होती है, एक्सक्रीशन होती है दूसरे ड्रग के साथ। फार्माकोडायनामिक में इंटरेक्शन किस तरह होती है कि टू ड्रग्स हैं वो किस तरह से आपस में इंटरेक्ट करते हैं साइट ऑफ एक्शन पे। फिर है कि ये जो ड्रग इंटरेक्शन है इसकी वजह से रिजल्ट अच्छा भी हो सकता है और इससे कुछ एडवर्स इफेक्ट्स भी प्रोड्यूस हो सकते हैं। अगर इफिकेसी के टर्म्स में हम देखें तो कुछ ऐसे सेवरल टाइप ऑफ इंटरेक्शन होती हैं मेडिकेशंस के दरमियान कि उसकी इफिकेसी इंक्रीज हो जाती है, जैसे कि कम्युलेटिव, एडिटिव, साइनर्जिस्टिक एंड एंटागोनिस्ट। अब ये बारी बारी ग्राफ के जरिए से बताया गया है। कम्युलेटिव हम किसे कहते हैं? कम्युलेटिव इफेक्ट हम किसे कहते हैं कि वो कंडीशन होती है जिसमें रैपिड रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशन हम ड्रग की करते हैं जिसकी वजह से प्रोड्यूस करता है इफेक्ट दैट आर मोर प्रोनाउंस देन दोज प्रोड्यूस बाय द फर्स्ट डोज। यानी कि फर्स्ट डोज पे हमने जो उसे ड्रग दी गई थी, ये जो डोज है इस पे जो ड्रग दी गई थी इसे, तो इस पे जो इफेक्ट प्रोड्यूस होना चाहिए था वो नहीं हुआ, हमने उसका डोज इंक्रीज कर दिया तो अब वो इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, यानी कि इंक्रीज डोज के साथ इफेक्ट भी सही हो रहा है, यानी कि रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हो रहा है जो फर्स्ट वाले पे नहीं हुआ था अब सेकेंड वाले पे हो गया है। सो दिस इज कॉल्ड कम्युलेटिव इफेक्ट, यानी कि फर्स्ट डोज पे हमने जो दिया था तो तब उसने इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं किया, सेकेंड डोज पे दे दिया। मेरे एडिटिव इफेक्ट हम किसे कहते हैं? एडिटिव हमने पहले भी डिस्क्राइब किया, फिर से हम पढ़ लेते हैं कि टू केमिकल्स हैं वो इफेक्ट द इफेक्ट ऑफ टू केमिकल्स इज इक्वल है टू द सम ऑफ द इफेक्ट ऑफ टू केमिकल दैट टेकन सेपरेटली, यानी कि एक हमने ड्रग ए है उसका इफेक्ट सेपरेटली है, जैसे कि हमने एनाल्जेसिक का, पैरासीटामोल का एंड आइब्रोफिन का, दोनों जो है प्रोस्टाग्लैंडिन को इनहिबिट करते हैं, दोनों हमने साथ में दे दी तो इसका इफेक्ट जो है ए भी हो जाएगा। सो अब ये ज्यादा प्रोनाउंस इफेक्ट शो कर सकता है, यानी कि इसका इफेक्ट एडिटिव हो गया, ज्यादा हो गया, जैसे कि एस्पिरिन एंड मॉड्रिन। फिर है साइनर्जिस्टिक इफेक्ट। साइनर्जिस्टिक इफेक्ट जो है किसे कहते हैं? जैसे कि फिर से हमने पढ़ लिया कि ड्रग ए है वो हमने दे दी, इसका अलग इफेक्ट है, यानी कि सेम जैसे कि सल्फामेथोक्सोल है वो भी फोलेट सिंथेसिस को इनहिबिट करता है एंड ट्राइमिथोप्रिम वो भी फोलेट सिंथेसिस को इनहिबिट करता है, यानी कि यहाँ पे जो एग्जांपल दी गई है वो है एम्पिसिलिन की एंड जेंटामाइसिन की, एंटीबैक्टीरियन है।
एम्पिसिलिन पेनिसिलिन की क्लास से है एंड जेंटामाइसिन जो है वो एमाइनोग्लाइकोसाइड्स की क्लास से है। सो पेनिसिलिन एंड एम्पिसिलिन, अगर ये पेनिसिलिन है ये एम्पिसिलिन है, जेंटामाइसिन ये एम्पिसिलिन है ये जेंटामाइसिन है, दोनों को हमने कंबाइन दे दिया। अब इसका इफेक्ट जो है एडिटिव नहीं, जो एडिटिव था उससे भी ज्यादा हो गया, यानी कि डबल हो गया, तो ये हो जाएगा हमारा 2AB। ओके, फिर है एंटागोनिस्ट इफेक्ट। एंटागोनिस्ट हमने कहा कि वो एगोनिस्ट के उसको प्रिवेंट करते हैं एक्शन को। सो एक ड्रग ए हमने दे दी सेपरेटली, दूसरी ड्रग हमने दे दी, ठीक है। अब ये ड्रग जो है यहाँ पे क्या लिखा है, द इफेक्ट ऑफ टू केमिकल टेकन टुगेदर इज लेस देन द सम ऑफ देयर सेपरेट इफेक्ट एट द सेम। सेपरेटली इनका इफेक्ट जो था, अब अगर ये कंबाइन हमने दे दिया तो ये एक ड्रग जो है दूसरे ड्रग के इफेक्ट को कम कर देगी, ये ड्रग इस ड्रग के इफेक्ट को कम कर देगी। सो इसका जो इफेक्ट थेराप्यूटिकली दोनों का बराबर प्रोड्यूस होना चाहिए था, अब वो कम प्रोड्यूस होगा। तो इसे अगर हम लिख सकते हैं तो इसे हम यानी कि 1/A + B के हाफ का इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। फिर है नर्सेज रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है, इंश्योर करें कि एक करेक्ट ड्रग इज एडमिनिस्टर हो बाय राइट रूट इन राइट डोज। डोज एंड रूट जो है ये मस्ट हमने देखना है, डोज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एंड बेसिकली वो लो थेराप्यूटिक इंडेक्स ड्रग्स के लिए। हमने एलर्जी की हिस्ट्री पहले से लेनी है ड्रग की, पैरेंटल अगर हम एडमिनिस्टर कर रहे हैं, हमने एडवर्स इफेक्ट मॉनिटर करनी है पेशेंट के, ड्रग को हमने सेफ प्लेस में रखना है जैसे कि उस पर अगर जो बताया गया है, हमने प्रिस्क्रिप्शन चेक करनी है, ड्रग को देने से पहले लेबल करना है, ड्रग की लेबलिंग चेक करनी है, पेशेंट का नेम बैड नंबर सब कुछ चेक करना है ड्रग की एडमिनिस्ट्रेशन से पहले। सो दैट्स ऑल अबाउट फार्माकोडायनामिक्स। होप सो आप लोग को आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर इसमें आप लोग को कोई भी मसला हो या वीडियो में जो है मेरे कोई भी मसला हो तो आप बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकती हैं। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।